Myself, Dr. Rekha Kalani, Associate Professor, Department of Chemistry, JDP Government Girls College, Kota, BSc Part 2nd, Paper 2nd, Unit 5th, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन के पार्ट 13 में आपका स्वागत है। हमने 12th पार्ट के अंदर देखा था कि एराइल डाइज़ोनियम सॉल्ट्स को हम कैसे बना सकते हैं, क्या होते हैं, डाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। हमने देखा था कि प्राइमरी एरोमेटिक एमीन्स की जब नाइट्रस एसिड, सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ में 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन करवाते हैं तो हमें एरिल डाइज़ोनियम सॉल्ट्स प्राप्त होते हैं और यह अभिक्रिया जो है वो डाइजेशन कहलाती है। इसी तरह से हमने देखा था कि एलिफेटिक प्राइमरी एमीन्स की नाइट्रस एसिड के साथ में जब क्रिया कराते हैं तो एलिफेटिक डाइज़ोनियम सॉल्ट्स प्राप्त होते हैं, परंतु ये बहुत ही अनस्टेबल होते हैं और बहुत लो टेम्परेचर पर ही एल्कोहल के अंदर चेंज हो जाते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे कि इनका जनरल फार्मूला क्या होता है। जनरल फार्मूला डाइज़ोनियम सॉल्ट्स का ArN ट्रिपल बॉन्ड NX माइनस होता है। X जो है वो हमारा Cl Br माइनस NO2 या HSO4 माइनस BF4 माइनस ये हो सकते हैं। तो दो इम्पॉर्टेंट डाइज़ोनियम सॉल्ट्स हैं बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड C6H5N ट्रिपल बॉन्ड NCl माइनस। इसी तरह से दूसरा है बेंजीन डाइज़ोनियम फ्लोरोबोरेट C6H5N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N BF4 माइनस। इनका फंक्शनल ग्रुप अगर हम देखें तो N प्लस ट्रिपल बॉन्ड NX माइनस होता है या N2 प्लस प्लस X माइनस हम इसको बता सकते हैं। तो डाइज़ोनियम सॉल्ट्स का फंक्शनल ग्रुप जो है वो N2 प्लस प्लस X माइनस होता है। तो अब हम देखें कि डाइज़ोनियम सॉल्ट हम बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड कैसे बना सकते हैं, क्या मेथड है। 1 मोल एनिलीन को जब हम 3 ml HCl के साथ में घोलते हैं तो 1 मोल HCl एनिलीन के साथ में सॉल्ट बनाता है और 1 मोल HCl सोडियम नाइट्राइट NaNO2 से क्रिया करके अभिक्रिया में HNO2 बना देता है और 1 मोल HCl विलेन का आवश्यक रूप से जो है वो अम्लीय माध्यम में बनाए रखता है। इसलिए इस तरह से हम देखें कि इस विलेन को हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा करते हैं और सोडियम नाइट्राइट को भी जल में घोल कर विलेन को हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा कर लेते हैं और इस विलेन को जो धीरे धीरे जो है वो एनिलीन के विलेन में डालते हैं। तो इसको डालते वक्त हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा मिक्सचर है उसका टेम्परेचर 5 डिग्री से अधिक नहीं हो, क्योंकि ये अभिक्रिया जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। जैसे जैसे इसके अंदर टेम्परेचर बढ़ता है डाइज़ोनियम सॉल्ट जो है वो विघटित होता चला जाता है, डिसोशिएट होता चला जाता है। इसीलिए हमें टेम्परेचर जो है वो 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ही मेंटेन रखना होता है। सोडियम नाइट्राइट विलेन को जब एनिलीन के विलेन में हम डालते हैं तब तक हम डालते रहते हैं जब तक ये अभिक्रिया जो है मिश्रण की बूंदें स्टार्च और पोटेशियम आयोडाइड से भीगे हुए पेपर को जो है वो नीला नहीं कर देती है। जब नीला रंग आ जाता है तो हम सोडियम नाइट्राइट विलेन को डालना बंद कर देते हैं। सोडियम नाइट्राइट विलेन को हमें अधिकता में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अभिक्रिया मिश्रण में यूरिया मिलाकर सोडियम नाइट्राइट के आधिक्य को हम समाप्त भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर अगर जब हम जो है सोडियम नाइट्रेट अगर ज़्यादा डल जाता है तो उसके अंदर यूरिया मिला देंगे तो उससे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस के रूप में निकल जाएगा NH2COCH3 प्लस HNO2। तो CO2 प्लस N2 ये दोनों गैसेस के रूप में निकल जाएंगे। तो इस तरह से हम जो है उसके आधिक्य को भी ख़त्म कर सकते हैं। तो डाइज़ोनियम सॉल्ट्स को बनने के उपरांत जो है उसे शीघ्रता से हम सिंथेटिक यूज़ में भी ले लेना चाहिए, क्योंकि ये जली विलेन में भी स्टेबल होता है, स्थायी होता है। डाइज़ोनियम सॉल्ट्स को ठोस अवस्था में प्राप्त करने के लिए हमें डाइजेशन में जो है वो रिएक्शंस करवानी पड़ती हैं। जैसे कुछ रिएक्शंस है C6H5NH2 प्लस HCl, तो C6H5NH3 प्लस Cl माइनस NaNO2 प्लस HCl NaCl प्लस HNO2। इसी तरह से जब ये जो हमारा अमोनियम क्लोराइड बना है बेंजीन अमोनियम क्लोराइड, इसको जब नाइट्रस एसिड के साथ में हम रिएक्शन करवाएंगे 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर
तो ये डाइज़ोनियम सॉल्ट्स के अंदर चेंज हो जाते हैं। क्या मैकेनिज्म है, किस तरह से ये होता है, ये अगर हम देखें तो डाइज़ोनियम सॉल्ट्स की अभिक्रिया निम्न पदों में संपन्न होती है। फर्स्ट जो है वो नाइट्रस एसिड का बनना होता है। ये नाइट्रस एसिड किस तरह से बनता है, NaNO2 सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl Cl माइनस जो है वो इलेक्ट्रॉन लेके अपने निकल जाता है N प्लस, तो ये बन जाता है HNO2 प्लस HCl। सेकेंड स्टेप के अंदर जो है वो नाइट्रस एसिड का प्रोटोनेशन होता है, और इस प्रोटोनेशन के अंदर जो है वो नाइट्रोसोनियम आयन बनता है, और फिर ये नाइट्रोसोनियम आयन जो है वो N प्लस डबल बॉन्ड O, ये नाइट्रोसोनियम आयन है, इसका बनना होता है। नाइट्रस एसिड का प्रोटोनेशन होता है, तो जो कैटायन बनता है उसको जब हम डिसोशिएट करते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल और नाइट्रोसोनियम आयन थर्ड स्टेप में बन जाता है। फिर ये जो नाइट्रोसोनियम आयन बना है, ये नाइट्रोसोनियम आयन N प्लस डबल बॉन्ड O, ये हमारा नाइट्रोसोनियम आयन है। तो ये नाइट्रोसोनियम आयन का एमिनो नाइट्रोजन पर अटैक, इसके लिए ये पूरा प्रोसेस हमारा है, और इसके अंदर जो है ये पूरी मैकेनिज्म इस तरह से चलती है, और ये डाइज़ोनियम सॉल्ट्स का फॉर्मेशन इससे हो जाता है। तो इफ़ेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अगर हम देखें कि प्रतिस्थापियों का क्या इफ़ेक्ट होता है इस पर, तो प्राइमरी एरोमेटिक एमीन कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जुड़ा हुआ अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है तो एमिनो समूह की नाइट्रोजन की न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो बढ़ा देता है, जिससे कि नाइट्रोसोनियम आयन का आक्रमण जो है वो सुगम हो जाता है, आराम से वो कर सकता है। इसीलिए इस प्रकार के यौगिक जैसे कि ऑर्थोटोलुइडिन या पैरामेथॉक्सी एनिलिन आदि का जो है डाइजेशन जो है वो बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट लगे रहते हैं। इसी तरह से प्राइमरी एरोमेटिक एमीन्स जिनकी कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा रहता है तो वे आसानी से डाइजेशन रिएक्शन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जो है वो एमिनो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है। तो ये हम देख रहे हैं कि किस तरह से अगर प्रतिकर्षी समूह या रिलीजिंग ग्रुप लगे होते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, जबकि अगर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप लगा होता है तो बेंजीन रिंग की एमिनो नाइट्रोजन पर जो हो का जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं, और जो नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो रेजोनेंस में काम आ जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है तो हमारा डाइजेशन आसानी से होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप अगर लगे हुए होते हैं तो डाइजेशन जो है वो नहीं हो पाता है, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। इसके बाद में हम देखें कि क्या स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी डाइज़ोनियम सॉल्ट्स की। डाइज़ोनियम सॉल्ट की इलेक्ट्रॉनिक संरचना को हम इस तरह से बता सकते हैं, C6H5 N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N X माइनस, ये इसकी सेकंड पोजीशन सेकंड होगा, जिसपे कि सेकंड नाइट्रोजन पे जो है पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो एल्किल डाइज़ोनियम सॉल्ट्स की अपेक्षा एरिल डाइज़ोनियम सॉल्ट्स का अधिक स्थायी होने का कारण यही है कि एरिल डाइज़ोनियम सॉल्ट्स में बेंजीन वल्ली की उपस्थिति के कारण इनके अंदर अनुनाद होता है। एरिल डाइज़ोनियम सॉल्ट जो है वो इस तरह की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को जो है वो बताते हैं। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इनसे बनते हैं, इन्हीं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से रेजोनेंस के कारण ही जो है वो इनके अंदर स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है और ज़्यादा इजीली ये बन जाते हैं। इसके बाद में इनके केमिकल रिएक्शंस देखें, सिंथेटिक एप्लीकेशंस क्या हैं। तो एरिल डाइज़ोनियम सॉल्ट्स अत्यंत ही उपयोगी होते हैं, इनको सिंथेटिक कन्वर्जन्स से अन्य उपयोगी यौगिकों को सिंथेसाइज करने में लिया जा सकता है। जैसे कि एरिल डाइज़ोनियम सॉल्ट जो हैं इनकी अभिक्रिया को हम दो भागों में बांट सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो रिप्लेसमेंट रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं में डाइज़ोनियम समूह किसी एक संयोजी नाभिक स्नेही द्वारा
रेडिकल या आयनिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। तो ये C6H5 ट्रिपल बॉन्ड NX माइनस प्लस NU, तो C6H5NU प्लस N2 जो है इससे गैस के रूप में निकल जाती है। इसी तरह से दूसरी हम रिएक्शंस देखें, इनके अंदर फ्री रेडिकल रिएक्शंस, मुक्त मूलक अभिक्रिया। तो ये फ्री रेडिकल रिएक्शन जो है वो कैटलिस्ट की प्रेजेंस के अंदर होती है और इससे बेंजीन का फॉर्मेशन होता है और नाइट्रोजन गैस के रूप में निकल जाती है। तो ये जो बेंजीन रिंग बनी है इस पे जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। इसी तरह से आयनिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अगर हम देखें तो इसके अंदर आयनिक फॉर्म के अंदर भी हमारा बेंजीन जो है वो पॉजिटिव चार्ज लिए हुए रहता है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को देते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शंस जो हैं वो हैं कपलिंग रिएक्शंस। फर्स्ट हमने देखा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और सेकेंड है कपलिंग रिएक्शंस। इन अभिक्रियाओं में डाइजोनियम सॉल्ट्स का एक्टिव एरोमेटिक यौगिकों के साथ में कॉन्जुगेशन होता है, जिससे कि डाइएजो समूह जो है वो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले उत्पाद जो भी हमारा प्रोडक्ट बनता है उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो इसके अंदर हम देखें कि किस तरह से ये कपलिंग रिएक्शन जो है वो इसमें होती है। दो डाइजोनियम कंपाउंड्स आपस में एक दूसरे से रिएक्शन करके और कपलिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस के अंदर हम देखें रिप्लेसमेंट रिएक्शंस या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, जिसके अंदर की सेंडमेयर रिएक्शन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। जब एरिल डाइजोनियम सॉल्ट्स की क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड या साइनाइड से अभिक्रिया कराई जाती है तो डाइएजो समूह का सब्स्टिट्यूशन होता है न्यूक्लियोफाइल द्वारा Cl, Br या Cn द्वारा, जिसके फलस्वरूप जो इनके अंदर एरिल क्लोराइड, ब्रोमाइड या साइनाइड हमें प्राप्त होते हैं। तो ये जो बनना है ये हम देखें C6H5N प्लस NCl माइनस इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड 15 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्लोराइड बेंजीन एरिल क्लोराइड बनेगा। इसी तरह से अगर हम ब्रोमाइड Br लेते हैं तो ब्रोमाइड बन जाएगा, Cn है तो CuCN अगर हम लेते हैं तो साइनाइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये अभिक्रियाएं जो है वो सेंडमेयर रिएक्शन कहलाती हैं। इन अभिक्रियाओं के अंदर क्यूप्रस क्लोराइड, ब्रोमाइड के स्थान पर हम KCl, Br का उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्यूप्रस आयन जो है अभिक्रिया को कैटेलाइज्ड भी कर देते हैं। इसलिए डायरेक्ट हम जो है क्यूप्रस सॉल्ट्स को ही हम काम में लेते हैं। इसके अंदर क्या मॉडिफिकेशन किया गया है अगर हम देखें तो इस अभिक्रिया के अंदर क्यूप्रस सॉल्ट के स्थान पर कॉपर पाउडर का भी प्रयोग किया जाता है, जो कि गटरमन रिएक्शन कहलाती है। अगर हम कॉपर पाउडर लें इन प्रेजेंस ऑफ HCl तो इससे बेंजीन क्लोराइड बनेगा। Br लेते हैं कॉपर पाउडर प्लस HBr तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा। अगर हम कॉपर पाउडर प्लस KCN लेते हैं तो साइनोबेंजीन इसके अंदर प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से जो है इसको मॉडिफाइड भी हम कर सकते हैं। तो क्यूप्रस क्लोराइड, ब्रोमाइड या साइनाइड भी हम ले सकते हैं, और साथ में ही अगर दूसरा हम मॉडिफिकेशन देखें तो इनके अंदर Cu प्लस HCl की प्रेजेंस के अंदर भी हम ये HBr या KCN की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा सकते हैं। सेकंड इसके अंदर हम देखें कि जब हमारा प्रतिस्थापित समूह जो है वो -I द्वारा रिप्लेसमेंट होता है। -I इंडक्टिव इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप अगर कोई लगा हुआ है तो उससे डाइजोनियम सॉल्ट्स किस तरह से काम करते हैं। तो जब डाइजोनियम सॉल्ट के जली विलेन को हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ में गर्म करते हैं तो डाइजोनियम सॉल्ट्स -I द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। तो ये -I इंडक्टिव इफेक्ट के कारण आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये रिएक्शन हम देखें C6H5N ट्रिपल बॉन्ड NCl प्लस Ki गिव्स C6H5I प्लस N2 प्लस KCl। तो इस तरह से जो है वो इसके अंदर -I इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग प्लस इफेक्टिव इंडक्टिव इफेक्ट के कारण क्या इफेक्ट होते हैं, क्या कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, ये हम रिप्लेसमेंट रिएक्शंस के अंदर
देखेंगे। तो ये रिप्लेसमेंट रिएक्शंस जो हैं वो इम्पोर्टेंट रिप्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं। बहुत सारे ग्रुप्स जो हैं उनको हम रिप्लेस करते हैं रिप्लेसमेंट बाय आयोडाइड। तो ये हमने देखा ClBr और Cn के द्वारा भी किस तरह से होता है ये देखा। और भी हम आयंस का किस तरह से इसके रिप्लेसमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।